तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है कि विच वन स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट अबाउट डीपीएसपी। आप जानते हैं ना डीपीएसपी, डीपीएसपी ये किस अनुच्छेद में है, ये आपका 36 से 51 में है। किस में है, और भाग बात करें तो भाग आपको इसमें 4 में। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, 36 से 51 तक में। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और संविधान के किस भाग में, भाग नंबर 4 में। भाग नंबर कितने में है, ये भाग नंबर आपके 4 में है। तो इतना से ध्यान रख लिए। अब देखिए जो ये सवाल जो आपको कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है, तो पढ़ते हैं, ये विधायिका और कार्यपालिका का मार्गदर्शन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि अनुच्छेद जो आपका 50 है वो क्या करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो मतलब उससे रिलेटेड है, ये विधायिका और कार्यपालिका का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है ना। ये सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्शों का प्रतीक होता है। जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद 39 के ए में क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो कानूनी सहायता मतलब कानून लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसको सरकार को निःशुल्क सहायता करनी चाहिए, ये भी इसके बारे में। तो ये भी सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्शों का प्रतीक है। ये देखते हैं, ये जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी जो है, सी कह रहा है कि ये न्यायालयों द्वारा यानी कि जो कोर्ट होते हैं, न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय मतलब क्या है, चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा गलत नहीं है, मतलब ये सही नहीं, गलत है। परिवर्तनीय नहीं होते, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। ये क्या होते हैं, अप्रवर्तनीय होते हैं, अप्रवर्तनीय होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको अच्छे से हम समझते। देखिए होता क्या है कि जो डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 में है, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। एक अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो जितने भी अनुच्छेद हैं आपके यानी कि डीपीएसपी में जितने भी जितने भी प्रावधान है सरकार ने मतलब संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में जितने भी प्रावधान है, उन प्रावधान को सरकार लागू करे या ना करे, उसके लिए आप यानी आम पब्लिक न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय जाकर उसे लागू नहीं करवा सकते या न्यायालय उसको लागू नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 37 में कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो चीज़ है, जिसे कि मैं बात करूं कि नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि अनुच्छेद 49 में क्या है कि जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, नेशनल जो मोनूमेंट्स है, उनका क्या करे, उसका सरकार ध्यान रखे। अब उसका ध्यान रखे चाहे ना रखे, उसके लिए आप जो है कोर्ट जाके केस नहीं कर सकते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है ना। तो वो चीज़ क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है। वही सवाल यहाँ पर करा है। जैसे कि डीपीएसपी में ये भी चीज़ दिया गया है कि राज्य जो है SC/ST का कल्याण करे, राज्य क्या करे, SC/ST का कल्याण करे, उसके स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा हर एक चीज़ देखे, वो चाहे देखे या ना देखे, उसके लिए आप जो है केस जाकर नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट आपका है, फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर उसके लिए लड़ सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है, उसके लिए वो आपका अधिकार, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अपरिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सी ये गलत स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप जो है सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसके बारे में ये सवाल बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के आधार पर, किसके आधार पर, वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि, यानी कि कब पैदा हुआ है, 10 दिसंबर 1992 के बाद जो है भारत के बाहर पैदा हुआ, यानी कि विदेश में पैदा हुआ है, तो वो भारत का नागरिक वंश के आधार पर कैसे होगा। देखिए हुआ क्या कि पहले क्या था कि 1992 से पहले क्या था कि सिर्फ पिता का ही भारतीय होना जरूरी था, लेकिन 1992 के बाद जो है माता को भी जो है ये अधिकार मिल गया कि नहीं, माता भी नागरिक हो सकती है, तो फिर भी नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, केवल पिता भारतीय नागरिक हो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, 1992 के बाद बोल रहा है। तो 1992 के बाद जो है माता को भी जो है मतलब या तो पिता हो सकती है या तो माता हो सकती है ना। अब यहाँ कह रहा है कि जन्म के समय माता पिता दोनों भारत में समान रूप से निवासी, गलत बात, दोनों का होना कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों का होना कोई ज़रूरत नहीं है, एक कोई हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि केवल जो है माँ ही भारतीय नागरिक हो, गलत बात है। केवल कैसे हो जाएगा,
केवल थोड़ी हो सकता है, या तो माँ या तो पिता हो सकता है। यहाँ बोल रहा है कि केवल माँ ही हो सकता है, गलत बात है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो 1992 के बाद। समझ गए ना बात को? तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका, इस क्वेश्चन का डी नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिससे बनते हैं, जो कि पिछले बार 2025 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था 25 वाले में कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा 6 बार संशोधन हो चुका है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि कब कब हुआ है ना, बस आपको ध्यान रखना 6 बार संशोधन इसमें हो चुका है, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं नागरिकता जो है सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर कितने में है, भाग नंबर आपका 2 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, पता यहाँ तक क्लियर आपको है। चलिए, नागरिकता से भी प्रश्न और आए हैं, अनुच्छेद 5, 6, 11 से भी प्रश्न आए हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपका है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये सवाल क्या कर रहा है आपका, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मैंने देखिए एनटीपीसी एग्जाम से पहले जो है मैंने सारा संविधान संशोधन कराया था, तो उसी से ये प्रश्न आया हुआ, सारा संविधान संशोधन कराया था, आर्टिकल कराया था, है ना। ज्योग्राफी का भी मैंने सेशन डाला था, तो उसी सबसे घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको देख लेना चाहिए उस समय, कोई बात नहीं। अभी आपका एनटीपीसी यूजी का सवाल है तो उसके लिए, मतलब यूजी का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को डैश कार्यात्मक डोमेन सौंपे। यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, कब हुआ, 1992। हालांकि ये हुआ था आपका 1992-93 में हुआ था। 1992-93 में ये मतलब ये हुआ, क्यों मैं बोल रहा हूँ 1992 में हो सका ये पारित हुआ और 1993 ये लागू हुआ, हो सका क्या हुआ, ये पारित हुआ है ना, और 1993 से ये लागू हुआ है ना। जो 74वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका नगर पालिका से। पहले आप ध्यान रखिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और ये आपका मैं बात करूं कितने इसमें विषय दिए गए हैं, तो 18 विषय इसमें दिए, कितने विषय दिए गए हैं, तो 18 विषय इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब अच्छा बोलेगा कि लागू कब से हो गया था ये नगर पालिका वाला जो ये चीज़ें हैं, कब लागू हो गया था, ये हो गया था 1 जून 1993 से ये लागू हो गया था। ये बात ध्यान है, कितना, 1 जून 1993 से ये लागू हो गया था नगर पालिका वाला काम जो भी है। तो इसमें जो है टोटल 18 कार्य सौंपे गए थे, 18 विषय इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनाव को अनिवार्य बनाता है। देखिए क्या बात हो रहा है, सहकारी समिति, कुछ बात करते हैं एक्स्ट्रा इसके बारे में। सहकारी समिति की बात करो, सहकारी समिति आपका 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, उससे आपका ये अस्तित्व में आया था। तो बोलेगा सहकारी समिति का अस्तित्व कब हुआ, सहकारी समिति कब मतलब कब इसकी स्थापना हुई, तो 97 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत 2011 में इसको लाया गया सहकारी समिति को, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको आप बोलते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये आपका जो है जब ये आया सहकारी समिति आपका, तो ये जो आपका साथियों है भाग 9 के बी में है। बोलेगा सहकारी समिति किस में है, तो भाग 9 के बी में, भाग 9 के क्या है, बी में है। और अभी जस्ट हम देखे थे कि भाग 9 के ए में क्या था, ये तो आपका सहकारी समिति होगा। देखिए ये क्या हो गया आपका, सहकारी समिति हो गया। और भाग 9 के ए में क्या था, नगर पालिका। अभी जस्ट देखे थे ना, हमने नहीं बताया था तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। भाग 9 के ए में क्या, नगर पालिका। देखिए 9 का ए बोलिए या हिंदी में इसको क बोलेंगे, ठीक है ना। और भाग 9 का ख बोलिए तो सहकारी समिति, या भाग 9 का बी बोलिए तो सहकारी समिति हिंदी में। और भाग 9 सिर्फ बोलेगा तो भाग 9 अभी जस्ट, ये तो अभी नहीं क्वेश्चन आया लेकिन आएगा। भाग 9 बोलेगा तो ये आपका क्या है, पंचायत है। ये आपका क्या है, पंचायत है। समझ गए, इसको भी हम देखेंगे। तो ये सवाल हमारा सहकारी समिति से था, तो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया। इस आंसर पूछ क्या रहा है कि सहकारी समिति में क्या है ना, अब ये जो सहकारी समिति भाग 9 का बी है, भाग 9 का बी में क्या है, सहकारी समिति है। अब इसमें जो अनुच्छेद वो कहाँ से कहाँ तक है तो मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद आपका भाग 9 के बी में सहकारी समिति है। और अनुच्छेद पता है कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद आपका है 243 जड़ एच से लेकर 243 जड़ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, हाँ 243 जड़ टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, 243 जड़ एच से लेकर 243 जड़ टी तक आपका क्या है, सहकारी समिति का अनुच्छेद है। समझ गए ना बात को, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें इस अनुच्छेद में जो है सभी मतलब सहकारी समिति का कब मतलब उसमें जो अध्यक्ष बनेंगे उसका चुनाव होगा, या मतलब जो भी उसका पूरा कार्य प्रणाली है कैसे वो कार्य करेगा, उसके लिए सारा अनुच्छेद इसमें सब अनुच्छेद का अलग अलग
उसमें उसके बारे में बताया गया। तो ये पूछ रहा है कि सहकारी समिति के जो बोर्ड होंगे, सहकारी समिति के बोर्ड के नियमित चुनाव को, यानी कि चुनाव के बारे में पूछा है, चुनाव को अनिवार्य बनाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 243 का जड़ के 243 का जड़ के जो है वो सहकारी समिति बोर्ड के चुनाव से संबंधित है। समझ गए ना बात को? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? देखिए क्या कह रहा है, तिब्बती बर्मी भाषा। तो ये आपका कौन सा? ये आपका है बोडो। ये आपका है बोडो। बोडो भाषा जो है आपका बेसिकली असम में बोला जाता है, बोडो जनजाति द्वारा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब भी क्या है भाषा, ये सारे भाषा आपका क्या है, मैं पूछता हूँ कि मैथिली, संताली, कोंकणी ये भारत की 22 भाषाओं में से है या नहीं है? आप जस्ट इतना बताइए कि मैथिली, संताली, कोंकणी ये 22 भाषाओं में से है या नहीं है? तो बिल्कुल है, ये भी क्या है, तीनों आपको 22 भाषाओं में से है 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संसद द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद इसके कानून बनने के लिए अगला अनिवार्य संवैधानिक चरण क्या है? सवाल कह रहा है आपका कि कोई भी आपका जो है विधेयक पारित होता है, कोई भी विधेयक आपका पारित होता है, ठीक है, साधारण विधेयक पारित होता है आपका, तो वो लागू कब होगा? जैसे कि राज्यसभा में भी वो आप राज्यसभा में भी पारित हो गया, लोकसभा में भी पारित हो गया, दोनों की तरफ से ओके है, राज्यसभा में भी ओके है और लोकसभा में भी ओके है, कोई भी कानून आप लाना चाह रहा है, संसद लाना चाह रहा है। अब फाइनल वो लागू कब होगा? लागू तभी होगा, यानी कि फाइनलाइज वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति की सहमति हो उस पर, और राष्ट्रपति जल्दी मना ही नहीं करता, ये इसको देना ही है। तो राष्ट्रपति क्या है उस पर? सहमति। तो राष्ट्रपति फाइनल जो कॉल होगा, फाइनल जो संविधान बनने के लिए, मतलब कानून बनने के लिए संवैधानिक रूप से, तो वो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति मुहर लगा देगा उस पर। अब भाई कानून ये लागू हो जाएगा सभी नागरिकों पर। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट द्वारा 25-26 के तहत, ये देखिए एक तरह से करंट का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। केंद्रीय बजट द्वारा 25-26 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को डैश किया गया है। एफडीआई क्या आपका है पता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई आपका क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियां क्या करती है, भारतीय कंपनियों में निवेश करती है। ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए डायरेक्ट स्पीडी जो करंट अफेयर्स, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्पीडी करंट अफेयर्स क्या बेहतर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं। तो 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया था भारतीय मतलब बीमा, जो भारतीय बीमा कंपनी जैसे LIC हो गया है ना, ICICI प्रूडेंशियल बैंक हो गया है ना, तो ये जितनी बीमा कंपनी है उसमें भारतीय यानी कि विदेशी जो बीमा कंपनी वो अब इसमें 100% क्या करेगी? निवेश कर सकेगी। ठीक है ना। तो 74% से 100% बढ़ाकर कर दी गई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? क्या कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। तो ये आपका अनुच्छेद 39 का डी। अभी जस्ट यही क्वेश्चन हमने देखा था कि 39 का डी क्या है आपका, कि राज्य में महिलाओं और पुरुषों को समान काम, मतलब जितना जो काम वह कर रही है और जितना देर कर रही है उतना ही पैसा महिलाओं को भी मिलेगा अगर वो सेम काम सेम तरीके से कर रही है। तो यही चीज़ है कि अनुच्छेद 37 क्या बोल रहा था कि हो सके इसमें राज्य जो है ये चीज़ लागू ना करे, नहीं जितना महिला काम कर रही है और उतना ही काम पुरुष कर रहा है, दोनों को बराबर वेतन नहीं दिया जाए, पुरुष को ज़्यादा दिया जाए, महिला को कम दिया जाए। तो ये चीज़ में आप सोचेंगे नहीं ये तो अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। समझ गए ना बात को? वही चीज़ में अभी मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया। तो 39 का डी आपका आंसर हो जाएगा। एक बात बताइए, 39 का ए क्या है? तो 39 का ए अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो गरीब लोग हैं जो कानूनी सहायता के लिए, मतलब कानून लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उसकी निःशुल्क कानून सहायता मदद करे। 39 का ए आपका ये कहता है। ठीक है ना। चलिए बाकी अनुच्छेद 14 पता है आपको, विधिक समक्ष समानता है ना। अनुच्छेद 42 भी कुछ होता नहीं है। 15 आपको पता है कि लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 15 आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम हुआ, अधिनियम के किस प्रावधान की सबसे अधिक आलोचना की गई, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता को कमजोर किया था? देखिए जो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो ने लाया था। इसको इसलिए जो है 1909 का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है इसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इसी दो व्यक्ति ने जो है भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रही थी आज़ादी के लिए उसकी एकता को कम किया। मतलब उस समय क्या थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी थे, मतलब सभी धर्म के लोग यही चाहते थे बस आज़ादी किस तरह मिल जाए अंग्रेज़ों से। तो ब्रिटिशों ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमसे आज़ादी ले लेंगे। तो इसने कुछ उपाय लगा, दिमाग के तो तेज थे ही वो, तो उन्होंने क्या किया, ये जो अधिनियम लाया, इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट बना दिए, मतलब निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग बना दिए उसके लिए, निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए। मतलब अब मुस्लिम ही खड़ा होंगे इसमें और मुस्लिम ही वोट देंगे। तो इससे क्या होगा, दंगा फैलेगा, सांप्रदायिक दंगा फैलेगा। इसीलिए जो आपका मिंटो को जो है, लॉर्ड मिंटो को जो है क्या कहता है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहता है। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक किसे कहता है, तो ये आपके मिंटो का, ध्यान रखिए, कम्युनल फादर ऑफ, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहता है, तो ये कहता है आपका लॉर्ड मिंटो का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता कमजोर, ताकि स्वतंत्रता लेना मिल पाए, मुसलमानों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने बना दिया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आपका एनटीपीसी डेफिनेटली आएगा ये। इससे रिलेटेड और बता देता हूँ, इसका मुस्लिम लीग जो 1906 में आया था उसने इसका समर्थन भी किया था, क्योंकि वो मुस्लिम थे खुद, और उनको लगा कि नहीं हमारे मुस्लिमों के लिए पहली बार कुछ अच्छा हुआ, उपलब्धि कुछ हासिल हुआ। और राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उन्होंने इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने क्या इसका विरोध किया था, ठीक है ना। तो खैर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे कि कौन सा प्रावधान भारत के संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में सब बसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। देखिए पहले क्या आता कि जो नागरिकता आपका भाग 2 में, नागरिकता आपका कौन भाग में है, नागरिकता आपका भाग 2 में है, और अनुच्छेद कितना है 5 से 11 तक है। पहले सिर्फ यही पूछता था कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 511 तक है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। अब इसमें अनुच्छेद भी पूछने लगा, पहले ये सब नहीं पूछता था। तो देखिए इसका तो आंसर खैर 6 हो जाएगा, बाकी और भी मैं आपको जो है और भी बताता हूँ। अनुच्छेद आपका 10 क्या है, अनुच्छेद 10 ये भी नागरिकता से संबंधित है। टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखा जाए तो टोटल 7 अनुच्छेद है, 3, 4, 3, 7 अनुच्छेद आपके नागरिकता में आते हैं। तो अनुच्छेद 6 आपका क्या है कि पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 10 क्या है, अनुच्छेद 10 आपका है कि नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता मतलब कि कुछ भी, मतलब आप नागरिक भारत के तब तक रहेंगे जब, मतलब संसद के कानून के अनुसार, जो भी कानून नागरिकता में है उसके अनुसार आप हमेशा नागरिक बने रहेंगे ना, ये आपकी नागरिक की निरंतरता है। अनुच्छेद 5 क्या, अनुच्छेद 5 आपका है कि यदि आपके अनुच्छेद 5 का आपका जन्म अगर भारत में हुआ हो, या आप नागरिक पहले से हो, 5 साल तक कंटिन्यू भारत में रहे हैं, या माता पिता में से कोई भारत में रहा हो, तो ये संबंधित है, तो आप भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 8 क्या है कि जो विदेश, अनुच्छेद 8 क्या है कि जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनके दादा नाना या माता पिता भारत में रहे या कोई एक कम से कम हो तो उनको नागरिकता मिल सकती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने जो आपको है सारा आपको जो है बता दिया है, अनुच्छेद पूरा मैंने आपको बता दिया है। और लेकिन इसमें से एक कंडीशन और भी है कि, लेकिन जो आपका है क्या बोलते हैं, इसमें एक कंडीशन और अनुच्छेद में क्या बता रहा था, थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, क्लियर आपको नहीं होगा। अनुच्छेद 8 में क्या है कि नागरिकता आपको तभी मिलेगी। अनुच्छेद 8 है किसके लिए, ये है पहले ध्यान रखिएगा कि जो भारत के ही लोग हैं लेकिन विदेश में रहने लगे हैं, ठीक है ना, या तो उसके दादा नाना माता पिता भारत में रहे हो या जन्मे हो, तो भी उसके लिए एक और कंडीशन है कि जो जिस कंट्री में वो रह रहे वहाँ पर जो है काउंसलर होते हैं अपने देश के ना, काउंसलर, तो उससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको नागरिकता मिल सकती है। तो ये आपका प्रोसेस है, ठीक ना। बाकी अनुच्छेद 11 क्या है आपको पता है कि नागरिकता से संबंधित कानून सिर्फ संसद ही बना सकता है। समझ गए, सारा मैंने एक्सप्लेन किया। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री परिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है। देखिए मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद का में सबसे ऊपर कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, फिर आता है राज्य मंत्री और फिर आता है उप मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री कहना सही नहीं है। कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं।
तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जिनके पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे कि अमित शाह के पास क्या है? गृह मंत्रालय है, क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। तो ये सब आपको कैबिनेट मंत्री होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं? इनके सहयोग करते हैं, और उप मंत्री भी क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री के सहयोग करते हैं, ठीक है ना। एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, जो राज्य मंत्री होते हैं, आपने सुना होगा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, उसको छोटे छोटे मंत्रालय मिलते हैं और वो उसके स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मतलब उनका देखरेख वही करते हैं, समझ गए ना। तो जैसे कि मैं छोटा बात को, आयुष मंत्रालय हो गया, और बात करें जल मंत्रालय हो गया, है ना, औषधि मंत्रालय हो गया, ये सब जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं, ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जिनको मिलता है, उनके वो खुद प्रमुख होते हैं, उनका उनका देखा रेखा वो खुद करेंगे, समझ गए ना। और राज्य मंत्री जो है बैठक में आते हैं जब इसको बुलाया जाएगा, तो उप मंत्री का बैठक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत की? द्वैध शासन मतलब आपका क्या हो गया? डायरकी रूल। क्या हो गया? डायरकी रूल आपका हो गया, ठीक है ना। द्वैध शासन, द्वैध मतलब दो जगह, यानी कि दो तरह से शासन। कितने तरह शासन? दो तरह से शासन प्रांतों में, प्रोविंसेस में। प्रांतों में कितने तरह शासन? दो तरह से शासन। लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया था, फेल हो गया था। रीजन अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, इसका आंसर तो क्या देगा? भारत शासन अधिनियम 1919, और इसको भी एक और नाम जाना जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी मैंने बताया था आपको कि 1909 को, जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसको पार्लियामेंट्री सुधार भी बोलते हैं, और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में डायरेक्ट रूल लागू किया गया था, और ये ज़्यादा चल नहीं पाया था, क्योंकि डायरेक्ट रूल का मतलब हो गया दो तरह शासन। पहला मतलब प्रांतीय जो आपका विषय है, जो प्रोविंसेस आपका सब्जेक्ट है, उसको दो तरह से बांटा गया। पहला किसमें बांट दिया? रिजर्व में। पहला क्या आपका क्या रहेगा? रिजर्व। ये क्वेश्चन में भी खुद बोल रहा है, RESERV, रिजर्व सब्जेक्ट, यानी आरक्षित विषय। और दूसरा क्या बोल रहा है आपका? स्थानांतरित। दूसरा क्या बोला आपका? क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है स्थानांतरित, यानी कि इंग्लिश में बोल देंगे ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, है ना। यानी कि रिजर्व सीट का मतलब हो गया, एक देखिए, आरक्षित और स्थानांतरित, दो सूची में विभाजित किया था। रिजर्व सब्जेक्ट में जो है, इसमें मतलब कि मतलब इसके कंट्रोल में कौन कौन रहेंगे? ये सबसे पहले बात तो जो आरक्षित वाले रहेंगे, ये गवर्नर, इधर वाले आपके गवर्नर के कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नर के कंट्रोल में, गवर्नर के अधीन रहेंगे। और इसको क्या क्या शक्तियाँ दी गई थी? इसको पुलिस विभाग, है ना, पुलिस विभाग, और जो आपके लॉ एंड ऑर्डर हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसी को मिले थे। और आपका रेवेन्यू का पूरा जो कार्य प्रणाली था, वो इसी गवर्नर को मिला था। तो देखिए, मेन शक्तियाँ तो इसी को मिल गई। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, ये जो मंत्री थे, मिनिस्टर्स को दिए गए थे। इसमें आपका वही आएगा, एजुकेशन आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा ट्रांसफर वाले में? इसमें एजुकेशन वाला जितना बात है पूरा इसमें दिया गया, और एजुकेशन हो गया, और हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब आपका ट्रांसफर में दिया गया। आप बताइए, सबसे ज़्यादा जो मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसको मिला? तो गवर्नर को मिला है ना। तो इसीलिए ये आगे चल के फेल हो गया था। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका गवर्नर ही था, गवर्नर के कंट्रोल में था, इसलिए क्या हो गया? फेल हो गया था। मिनिस्टर के पास सिर्फ लिमिटेड अथॉरिटी थी, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए, मैंने बता दिया आपको इंपोर्टेंट। रिजर्व सब्जेक्ट में दो भागों में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व में आपका, रिजर्व के अध्यक्ष मतलब कंट्रोल गवर्नर के पास पुलिस था, लॉ था, रेवेन्यू था। और जो आपका ट्रांसफर वाला था, उसके पास हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, ये सब उसके पास था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका है? आपको पता है कि वित्त आयोग आर्टिकल किस में है? 280 में है। ये आपका क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि संवैधानिक निकाय है। ये क्या आपका? एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, वो सांविधिक निकाय होता है ये। लेकिन हमारा क्या है? वित्त आयोग क्या है? हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 280 में है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना, मतलब किसको कितना कर देना, केंद्र को कितना देना, राज्य को कितना देना, ये उसके पास बंटवारा होता है, ठीक ना। तो सीधी सी बात है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्य के बजट को स्वीकृति कौन देता है? ये देता है आपका विधानसभा। कौन देता है? आपका विधानसभा देता है। ये तो आंसर होगा नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑप्शन को। जीएसटी में राज्य के हिस्सों का आवंटन करना, ये जीएसटी परिषद इसके लिए अलग से होता है, ठीक है ना। आर्थिक विकास निधियों की योजना बनाना, ये पहले कौन बनाता था? ये पहले कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था, लेकिन अब इसका कार्यभार कौन संभालता है? नीति आयोग, ठीक है। तो सारे ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरह से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध शासन की व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राज्यों को असीमित वित्तीय संसाधन प्रदान करके, वित्त आयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से। सिंपल इसमें वित्त आयोग का काम ही पूछ रहा है ना। भारत में राज्य के वित्त संबंध, जो राज्य में वित्त संबंध है, मतलब कि किसको कितना पैसा जाएगा, राज्य को कितना जाएगा, केंद्र को कितना जाएगा, कर का बंटवारा क्या होगा, कौन से क्षेत्र उसमें आएंगे, तो ये सब चीज़ जो है कौन? वित्त आयोग के करते हैं। तो आंसर सीधा हो जाएगा वित्त आयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से ये चीज़ें जो मतलब ये चीज़ें की जाती है, जो संसाधनों का आवंटन करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारा ऑप्शन वैसा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लागू दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत किस कार्रवाई से स्वतंत्र सांसद अयोग्य घोषित हो सकते हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची आई थी, 10वीं शेड्यूल। कौन सी अनुसूची आई थी? 10वीं अनुसूची आई थी। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जो है ये 10वें नंबर की अनुसूची आई थी। ये क्या कहता था कि जो सांसद विधायक होते थे ये पार्टी में जीत जाते थे और दूसरे पार्टी में मिल जाते थे, तो इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है कि उसका अगर ऐसा करता तो उसका मतलब वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ है कि अपने निर्वाचन के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होना, अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? अयोग्य घोषित हो जाएंगे, बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिस्टर ABCD कोई व्यक्ति है, विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत के संविधान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी है? 25 साल है, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल हो गया। आप और भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो आपकी 35 साल है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी है? प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु है? तो उसके लिए आपका मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कितनी आयु है? 35 साल। और प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने साल चाहिए? 25 साल चाहिए, क्योंकि सांसद बनेगा वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट इतना चाहिए। और पंचायत के लिए, पंचायत सदस्य बनना है तो 21 साल, ठीक है ना। और विधानसभा का 35 साल, ठीक है ना। चलिए तो हो गया आपका ये। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद आपका 15 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो खैर आपको ध्यान रखना है, मतलब कि बच्चों के लिए कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का मतलब राज्यों को ध्यान रखना है महिलाओं के लिए। तो अनुच्छेद 15 का 3 है। और भी एक्सप्लेन करते हैं। अनुच्छेद 16 का 2 क्या है कि जो पब्लिक में काम मतलब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनका मतलब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनका सिलेक्शन जो हो उसके लिए जाति धर्म लिंग ये सब देखकर जन्म स्थान देखकर भेदभाव उसमें ना हो। अनुच्छेद 19 का 5 क्या है कि भारत में कहीं आप निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं आप क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, ठीक ना। भारत में कहीं आप क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 का 6 भी होता है आपका, वो क्या 19 का 6 क्या होता है? ये होता है कि आप जो है भारत में कहीं अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 का 2 क्या है? अनुच्छेद 23 का 2 क्या है कि तो आपको पहले ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 23 से 24 ये क्या है? एक तरह से मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 23-24 में। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अनुच्छेद 23 के क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 23 के 2 में कहता है कि अगर राज्य को कोई इमरजेंसी में जरूरी पड़ रहा है, जैसे कि कोई आपदा आ गया, कोई मतलब कुछ भी ऐसा घटना होगा जिसमें कि आम आदमी की ज़रूरत है ना, आम आदमी की ज़रूरत है, तो उस समय वो आम आदमी से काम करवा सकता है। लेकिन उस समय जिस व्यक्ति को चुनेगा सरकार काम करवाने के लिए, उस समय ये देखकर नहीं चुना जाएगा कि वो व्यक्ति जो है मतलब कि उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस ऐसा समझिए, है ना। भेदभाव
के कारण जो है ये वो कमज़ोर है या वो जाति है, ये है वो है, ये सब देख के मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 23 का 2 यही कहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी देखिए मैंने सारा ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किया था। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 है, बताया था मैंने। कौन सा प्रावधान संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के एक आधार को परिभाषित करता है? विशेष रूप से यह कि व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था। तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 में क्या था? पाकिस्तान वाला था ना, सारा मैंने आपको ये बताया था अभी, तो क्या इसको बार बार एक्सप्लेन करना। अनुच्छेद 39 का ए अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना अप्रत्यक्ष रूप से उद्देशिका के किस उद्देश्य को बढ़ावा देता है? देखिए, तो ये तो खैर आप खुद बना सकते हैं। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 39 ए क्या है कि कानूनी निःशुल्क सहायता, क्या है? कानूनी निःशुल्क सहायता, निःशुल्क सहायता, यही है ना, कानूनी निःशुल्क सहायता। मतलब जो गरीब इंसान हैं, गरीब व्यक्ति हैं किसी राज्य में, अगर वो किसी से केस लड़ रहे हैं न्याय पाने के लिए, तो उसको पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, सरकार उसकी मदद करे, यही आपका है। तो सिंपल सी बात है, ये न्याय लेने के लिए वो लड़ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2016 में जो 101वां संविधान संशोधन आया था, किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो काफ़ी ईजी है। किससे संबंधित? तो सिंपल ही बात है, ये संबंधित आपका इससे है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। SC ने क्या कर दिया था? इसको खारिज कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था, किसी संविधान संशोधन को खारिज किया था, खारिज कर दिया था। ये आपका 99 वाला 215 में हुआ था, ठीक है ना। 99 संविधान संशोधन नंबर 15 में हुआ था, NJAC है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति, ठीक है ना। और बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच विदेशी अंतर क्षेत्र का आदान प्रदान और अन्य क्षेत्रीय समायोजन जो है, इसका आपका कौन सा था? ये इसका आप कमेंट में बताना, ठीक है ना, इसका आप हमें कमेंट में बताना है, ठीक है ना। बाकी हमने इसका पूरा आपको जो है पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जितना भी है सब मैंने आपको करा दी, ये लेकिन आप जरूर कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच जो कॉरिडोर वाला मतलब हुआ था, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय से सेवा करने और पद त्याग करने का तरीका शामिल है? मतलब कि राज्यपाल के कार्यकाल यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है सर्विस का, देखिए मैं बता दूं, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 156 ये दोनों ट्रिकी है। ध्यान, 56 जो है ये आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, और अनुच्छेद 156 जो है ये राज्यपाल का कार्यकाल है। ये ध्यान रखिए, कितना ट्रिकी है, राज्यपाल का कार्यकाल है, ठीक है ना, इसको आप जो है ध्यान रखिए। उसी तरह एक और इसमें ट्रिकी है, अनुच्छेद 61 क्या है कि महाभियोग से संबंधित है राष्ट्रपति पर। उसी तरह अनुच्छेद 161 भी आपका महाभियोग से संबंधित है राज्यपाल पर, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 में निहित नहीं है? अनुच्छेद 51 में निहित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 51 है क्या? पहले अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो कौन सा निहित नहीं है? राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध, तभी शांति अच्छे से रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करना, सही बात है। भारत के वनों और वन्यजीव का संरक्षण, ये गलत है, मतलब ये इससे संबंधित नहीं है ना। ये शांति से कुछ हमें मतलब शांति रहने से यहाँ पर कुछ शांति विशेष संबंधित कोई बात यहाँ पर नहीं कही गई है ना। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51 में निहित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के न्याय को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं? मतलब कि जो हमारे DPSP हैं, सभी कानूनी न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखिए जरूरी नहीं है कि राजनीतिक न्याय मिल ही जाए, है भाई। मतलब कि कहने का मतलब जैसे कि आप देखे होंगे, राजनीतिक न्याय कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉलिटी में मतलब
चुनाव में कहीं पर फॉल्ट हो गया तो अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें आपको सरकार उसमें दे ही दे। तो ये भी नहीं हो सकता। धार्मिक न्याय, धर्म के प्रति न्याय, ये डीपीएसपी से मतलब कोई मतलब है नहीं इसका। सभी कानूनी न्याय आपको नहीं दे सकता है ना, तो ये भी नहीं है। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय इसमें आपको मिल सकता है, आर्थिक और सामाजिक न्याय से मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से मदद कर दें, तो करता है ना भाई मदद। जैसे कि आपका समान काम के बदले समान वेतन का बात इसमें कहा गया है ना। तो वो सब इससे कि आर्थिक न्याय समझता है। सामाजिक न्याय मतलब कि राज्य क्या करे, जैसे राज्य क्या करे, अनुच्छेद 46 में आपको पता है ना, राज्य SC ST लोगों का उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखे, उसका जीवन प्रत्याशा का ख्याल रखे। अनुच्छेद 47 क्या है कि सभी लोगों का, अनुच्छेद 47 क्या है, सभी लोगों का राज्य जो है अपने मतलब सभी राज्य के मतलब राज्य अपने लोगों का अच्छे से स्वास्थ्य का देखभाल करे, उसके पढ़ाई का, है ना, एजुकेशन सिस्टम का ध्यान रखे, जीवन लाइफ स्टाइल का ध्यान रखे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को जोड़ा गया? देखिए 96 नंबर का संशोधन जो हुआ था, इसके 96 नंबर का जो संशोधन हुआ था आपका, इसके तहत जो आपको है किसको जोड़ा गया था? उड़िया भाषा को जोड़ा गया था। और उड़िया भाषा जो आपका क्या है, उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है? उड़िया भाषा आपकी बोली जाती है उड़ीसा में, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये 97 वाला अभी हम जस्ट बता दिए थे, ये कब हुआ था आपका? 2011 में हुआ था। किससे संबंधित है? ये आपका सहकारी से संबंधित है, सहकारी समिति से। ठीक है ना, 2011 में हुआ था। 96 वाला भी 2011 में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद है? तो अभी आपको पता होगा कि पुदुचेरी में क्या है, पुदुचेरी में और तमिलनाडु में, पुदुचेरी और तमिलनाडु में क्या चल रहा है कि विधानसभा चुनाव भी है, चुनाव भी है ना। कहाँ का चुनाव पता है आपको? अभी आपका, मैं जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि अभी आपका असम में चुनाव है, असम में चुनाव है, और तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, केरला में, अपने वेस्ट बंगाल में, यहाँ सब चुनाव, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, यहाँ सब क्या अभी चुनाव चल रहा है ना। और भी कहीं चुनाव है क्या, आप जरा बताना, हमें तो इतना ही याद है। तो कह रहा है कि पुदुचेरी में क्या विधानसभा है, पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा है। तो पुदुचेरी में विधानसभा है, और तो वही तो पूछ रहा है विधानसभा और मंत्रिपरिषद, तो पुदुचेरी में। अच्छा पूछ ले कितना है, तो 30 सीट है। कितना सीट है? 30 सीट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी दमन और दीव, दादरा नागर हवेली, ये तो एक ही हो गया ना भाई, ये तो एक ही हो गया, एक यूटी बन गया निकल के, बन गया कि नहीं बन गया? चलिए अभी देखिए 97 नंबर का संशोधन अधिनियम अभी जस्ट आया था। 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाता? मतलब सहकारी समिति का जो मैनेजमेंट एक तरह से बोर्ड है, वो किस अनुच्छेद में? तो 43 के बी में है। किस में है? 43 के बी में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता राज्य विधानसभा कुल सदस्य के अच्छा एक मिनट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता, मतलब विधान परिषद पता है ना कि राज्य का क्या होता है? राज्य का आपका उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। और निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा होता है। विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ठीक है ना, तो राज्य की जो विधान परिषद है, विधान परिषद की कुल सदस्यता राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों निम्नलिखित में से किस अनुपात से अधिक नहीं हो सकती? मतलब कि 1/3। कहने मतलब ये है कि अनुच्छेद 171 कहता है आपका कि जिसे कि सपोज दैट विधान परिषद में जो है मान लेते हैं कुछ ही मान लेते हैं ना, 243 बिहार में है ना, तो 243 का 1/3 करें, इसका 1/3 करेंगे, उतना ही सदस्य जो आपका विधान परिषद में रहेगा, उतना ही आपका विधान परिषद में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वही आपका ये सवाल था। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया आपका, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो आपका है सही है। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। कह रहा है कि अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है। सीधी सी बात है, आप पढ़े होंगे 167 क्या है कि सीएम का कर्तव्य है। ठीक
ठीक है ना, कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए। बिल्कुल सही बात है, ये आपका सही है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन जो आपका क्या है, सही है। विवेकाधीन मामला मतलब ये राज्यपाल अपना लेने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी से पूछता उछता सलाह वाला नहीं लेता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन तीनों सही है, यानी कथन तीनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकारी कौन होता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अगर नियुक्त कर रहा है तो राज्य का राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। और 316 में क्या है, 316 में सिर्फ राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं है, उसके कार्यकाल भी निहित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 316 जो अनुच्छेद आपका है, जो 316 अनुच्छेद है ना, इसमें आपका राज्य एवं केंद्र, क्या राज्य, यानी कि मैं बोल सकता हूँ राज्य एवं केंद्र, राज्य लेवल पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, और केंद्र लेवल पर क्या हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग। तो इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति या कार्यकाल है वो 316 अनुच्छेद से संबंधित है, समझ गए ना बात को, और उनका कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भी किस प्रकार के निकाय में सदस्यता के लिए अयोग्यता पर लागू होता है? तो ये आपका नगर पालिका। देखिए, ये 243 का भी जो है, ये मैंने बताया था कि किससे संबंधित है, ये संबंधित है नगर पालिका से, मतलब ये अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका कौन संविधान संशोधन आया था? 74वां संविधान संशोधन 1992-93 जो आया था, उसी से ये संबंधित है। अब इसमें जो जितने अनुच्छेद हैं, अच्छा भाग की बात करें तो भाग 9 का ए, भाग 9 के ए में क्या आपका नगर पालिका है। अब इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी इसमें क्या है अनुच्छेद हैं, उसको हम क्या करते हैं देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं 243 भी पूछ लिया है, इसको देख लेते हैं ज़रा अलग से, हमने आपके लिए लिया है ये। देखिए, जो नगर पालिका के जितने भी अनुच्छेद हैं आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको पूरा देख रहे हैं ना, 243 का भी पूछ लिया है जो कि अयोग्यता से संबंधित है। मैं बता देता हूँ अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक। भाग 9 के ए में, भाग 9 के ए में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद आपका 243 पी से लेकर 243 जड जी तक है, ठीक। 243 मैं इधर साफ लिख देता हूँ, 243 पी से लेकर 243 जड जी तक, ये आपका क्या है, ये आपका ये नगर पालिका का अनुच्छेद है। सभी को देखते हैं फटाफट। 243 पी क्या है, ये आपका परिभाषा, ये क्या आपका परिभाषा नगर पालिका की, इससे नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर, ये सब की परिभाषा। अनुच्छेद 243 क्यों आएगा? नगर पालिकाओं का गठन है, जैसे कि नगर पंचायत होगा, नगर पालिका होगा, नगर निगम होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बता रहा हूँ आपको। 243 आर क्या है, ये आपका है संरचना है नगर पालिका का, नगर पालिका में सदस्यों का गठन कैसे हो उसी के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 43 एस क्या है, वार्ड समिति, इन बड़े शहरों में क्या होती है, वार्ड समितियाँ बनती है। 243 का टी क्या है, आरक्षण है, SC ST और महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण। 243 यू क्या है, इनका कार्यकाल है, जो अध्यक्ष बनेंगे वार्ड समिति अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष बनेंगे नगर परिषद नगर निगम के, 5 साल का होता है, ध्यान रखिए कार्यकाल, ठीक, नगर पालिका के सदस्यों का, मतलब जो अध्यक्ष बनेंगे। 243 भी क्या, यही तो पूछा था ना अभी, सदस्यता की योग्यता या अयोग्यता से संबंधित है, यही तो पूछा था ना। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कुछ भी पूछ दे रहा है टफ वाला भी, इसलिए सारे याद कर लीजिए। डब्ल्यू क्या है आपका, शक्तियाँ और कार्य नगर पालिका के, नगर पालिका का अधिकार और जिम्मेदारियाँ, शक्तियाँ, कार्य, नगर पालिका का अधिकार और जिम्मेदारियाँ 243 के डब्ल्यू में है। 243 के एक्स में क्या है, कर लगाने की शक्ति है ना, टैक्स लगाने की पावर। 243 के वाई क्या, ये भी पूछ चुका है, ये भी आपका जो है, जो पिछला बार हुआ था ना, ये भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा करा दे रहा हूँ। 243 का वाई क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की आर्थिक स्थिति देखता है। 243 का जड क्या है, लेखा परीक्षा, अकाउंट एंड ऑडिट है। 243 का जड, अब चूंकि जड हो गया तो जड के बाद ए आएगा, ये क्या है, चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव की व्यवस्था है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप इधर 200, अच्छा ये तो वही हो गया क्या, एक मिनट,
अब 247 का जड का बी देखते हैं। जड का बी क्या है आपका है केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, मतलब ये नगर पालिका वाला जो बात है केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो। 247 का जड सी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होती, जहाँ के अनुसूचित क्षेत्र है वो लागू यहाँ पर नहीं होता है। 247 का जड डी क्या है जिला योजना समिति है। 247 का जड ई क्या है महानगर योजना समिति है। 247 का जड एफ क्या है पुराने कानून जारी होंगे। 243 का जड जी क्या है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा चुनाव के मामले में, यानी कि कोर्ट इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो नगर पालिका के जो अनुच्छेद थे वो मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करते हैं आप इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे भी नेक्स्ट शिफ्ट में आपका यानी कि नेक्स्ट यूजी एग्जाम में आपका बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप। नेक्स्ट सवाल आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 137 हो जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय यानी कि कहने का मतलब इसका ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेता है उसकी समीक्षा वो खुद भी करता है, मतलब हमने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया उसकी समीक्षा वो खुद भी करता है। यही 137 आपका कह रहा है, ठीक है ना। बाकी अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 141 क्या है। अनुच्छेद 141 आपका ये होता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून जो इसके द्वारा जो घोषित कानून है वो क्या होंगे सभी न्यायालयों पर क्या होंगे सभी न्यायालय पर लागू होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून है सभी न्यायालय पर क्या होंगे बाध्य कार्य होंगे, मतलब कि लागू होंगे, फॉलो करना पड़ेगा सभी न्यायालय जितने भी छोटे बड़े हैं। अनुच्छेद 145 क्या आपका है 145 आपका है कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने काम काज और प्रक्रिया है उसका वो नियम खुद बनाए, क्या कैसे वो काम करेगा कैसे वो सही से चलेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए नियम काम काज जो भी है वो खुद बनाए, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगा अपने कार्यान्वयन के लिए, उसका काम नियम बनाएगा खुद के काम के लिए, वो कैसे चलेगा है ना वो उसके लिए। अनुच्छेद 136 क्या है ये आपका SLP है। क्या है SLP का मतलब क्या हो गया स्पेशल लीव पिटीशन। क्या है स्पेशल लीव पिटीशन है। यानी कहने का मतलब इसका ये हो गया कि सपोज अगर कोई निचला न्यायालय है या कोई कचहरी होता है ना जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जो भी है, अगर वो कुछ ऐसा फैसला ले लेता है मतलब बेकार फैसला है ना या कुछ ऐसा मतलब गलत कर रहा है वो है ना किसी को सही से न्याय नहीं दे रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सीधी सी बात है। समझ गए ना बात को। यही आपका 136 का था अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते। देखिए जो संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, बाकी इन सभी को क्या करते हैं इन सभी की प्रधानमंत्री करते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करते हैं होम मिनिस्टर करते हैं, यानी कि गृह मंत्री करते हैं। तो गृह मंत्री कौन है अभी आपके अमित शाह हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस तरह से अन्य सरकारी समितियों से भिन्न है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले तो यह प्रधानमंत्री से स्वतंत्र रूप से कार्य करता नहीं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का पूरा जो अध्यक्ष होता है पूरा मालिक वो तो प्रधानमंत्री होता है, तो उससे स्वतंत्र होकर कैसे कार्य कर सकेगा। मतलब स्वतंत्र होने से मतलब प्रधानमंत्री से स्वतंत्र होकर पॉसिबल ही नहीं है कि मंत्रिमंडल कार्य कर ले, क्योंकि भाई मंत्रिमंडल का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता है। यह कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। जो पूरा जो अंतिम एक तरह से लॉ अंतिम जो कानून होता है या मतलब अंतिम जो निर्णय होता है कुछ भी चीज़ों का वो आपका क्या होता है मंत्रिमंडल के मतलब मंत्री कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले ही होती है ना, उसमें जो मंत्रिमंडल उसी को वही लोग लेते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो होता है कोई किसी देश पर वार करना है या कुछ भी नया प्रोजेक्ट लगाना है तो वो फैसला वही सब लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात बिल्कुल क्या है सही है। यह कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय यानी कि मंत्रिमंडल के बारे में बता रहा है कि यह कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका चुनाव जनता द्वारा क्या नहीं, जनता का चुनाव भले सांसद द्वारा किया मतलब सांसदों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, उसके बाद जो है इसका चुनाव सांसद करते हैं उसको चुनने के लिए, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें न्यायपालिका के सदस्य शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में न्यायपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका मतलब जज वगैरह थोड़ी ना इसमें रहेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वोमन ये बता रहा है, यानी कि समान काम के बदले समान वेतन महिला को भी पुरुष को भी। तो ये आपका DPSP का एक आर्टिकल है। तो अनुच्छेद आपका 39 के डी मैं पहले बता चुका आपको, ठीक है ना, ये मैं पहले आपको बता चुका। बाकी अनुच्छेद 38 का 1 क्या है, अनुच्छेद आपका 38 का 1 है
कि राज्य के लिए कल्याणकारी उपाय लगाना, मतलब राज्य का विकास करना, सीधी सी बात है। अनुच्छेद 42 आपका क्या है, देखिए अनुच्छेद 41 के अनुच्छेद 41 और 42 को रिलेट करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद में क्या बोल रहा था, अनुच्छेद 41 क्या है, ये आपका है राइट टू वर्क है। क्या है ये, राइट टू वर्क है, यानी कि काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार कौन अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 क्या है कि जो भी काम सरकार हमें दे रही है तो वो काम करने लायक है नहीं, जहाँ भी हमको काम करने भेज रही है सरकार, या जो भी चीज़ें मिल रही काम करने का हमको, तो वो काम सही से है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, वो जगह सही है कि नहीं, क्या मनुष्य वहाँ पर सुरक्षित है, वो काम करने लायक जगह है, तो वो आपका अनुच्छेद 42 संबंधित है, ठीक ना। और अनुच्छेद 47 ए तो कोई अनुच्छेद ही नहीं होता है, ठीक ना। तो सभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं उच्चतम न्यायालय। देखिए थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, न्यायिक समीक्षा के इनको अधिकार प्राप्त है कोई भी चीज़ का, कोई भी कानून का, ठीक ना। बाकी अनुच्छेद 32 आपको पता है, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान का आत्मा क्या है, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा किसे कहा है, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही कहा है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार का हनन होता है उसके लिए ये रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि राज्य किस अनुच्छेद के तहत, 226 अनुच्छेद के तहत जो है, यानी कि हाई कोर्ट जो है 226 अनुच्छेद के तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो रीट जारी करते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो। समझ गए ना बात को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी अनुच्छेद 124 जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है। और अनुच्छेद 30 क्या है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति है, मतलब उनका कल्चरल जो है, कल्चरल सिविलाइज वो सब चीज़ के बारे में बताया गया, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में। अनुच्छेद 72 क्या है, अनुच्छेद 72 आपका है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति को अगर फाइनल सजा सुना दिया गया है, फांसी होगी, अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उसको रोक सकता है, उसके पास शक्ति है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए अनुच्छेद 108 जो ये ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक, क्या है ये, ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक। कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन करता है इसका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा को उपाध्यक्ष करेगा। बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा आपका, कौन करेगा, वो करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, क्लियर नहीं, उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो आप क्या करें, क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत लाइक जो नहीं किया वो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो जरा जरूर कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्देशिका भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करती है। तो ये तो भाई आप सभी लोग जानते होंगे, बेसिक चीज़ें संविधान का किताब में जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ों पर नेता वगैरह लेके संविधान घूमते रहते हैं, उसमें रहता है, ये खुद भी दिमाग लगा सकते हैं ना। समाजवादी जो है प्रभुत्व संपन्न संघीय का कहीं जिक्र है नहीं, इसको हम ऐसे भी छांट देंगे, ठीक है ना। यहाँ भी संघ ऐसे ही छांट देंगे इसको, और देखिए संघ ऐसे ही छांट देंगे, संघ जहाँ छांट दे बाकी सब सही है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है ना। चलिए संविधान का 95 नंबर का जो संशोधन है, मैंने देखिए पूरा संविधान संशोधन आपको एग्जाम से पहले करा था, उसी से आया हुआ ये सवाल है, ठीक है ना। 2009 में 95 नंबर का संविधान संशोधन आया था। ये क्या था कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST और जो आंग्ल भारतीय हैं उसके लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन क्या था। 42वां संविधान संशोधन क्या था, तो 42वां संविधान संशोधन आपका जो था, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया था। तो क्या किया गया था इसमें से ये तीनों नहीं किया गया था, बाकी ये डी नंबर किया गया था। हालांकि 42वां संविधान संशोधन आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी कि लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हुए थे, मतलब एक समझिए एक अलग से संविधान का छोटा पार्ट बन गया, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा गया। ठीक है ना, बहुत सारे संशोधन इसमें हुए। ठीक है, तो इसमें एक चीज हुआ था कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक ना, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक ना, बाकी अनुच्छेद 21 क्या है? निजता का अधिकार है ना, राइट टू प्राइवेसी है। अच्छा, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545। बताइए तो किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो मैं बता देता हूँ, 31वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कितने नंबर का? 31वें नंबर का जो CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था पता है? ये आपका हुआ था 1973 करीब। हाँ, 1973 में ये आपका जो था, एक बार देख लेना, 1973 ही होगा। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। उसमें जो है लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी भूमि सीमा कानूनों का राष्ट्रीयकरण, देखिए इससे ये थोड़ा सा संबंधित है किससे? भारत बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मैच नहीं बात कर रहा हूँ मैं बॉर्डर सीमा की बात कर रहा हूँ कि जो आपका जो है 100वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कितने नंबर का? 100वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, कब? 2015 में। इसी में जो है ये मतलब बांग्लादेश को दे दिया गया था। भूमि सीमा कानूनों का राष्ट्रीयकरण वगैरह बात इसमें आया था। 100वां संविधान संशोधन 2015, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाकी 99वें नंबर का जो हुआ था आपको पता है 2015 में, वो क्या था? NJA, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क संपर्क, देखिए ये तो खैर पॉलिटिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको, आ गया था गलती से। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 182 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, यानी कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 182। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो 21A के तहत प्रदान किया गया था। ठीक है ना, तो 21A के तहत आपको पता है कि जो ये आपका क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था। ठीक है ना, कि अनुच्छेद 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अभिभावक क्या करे? उसको पढ़ाए लिखाए अच्छे से, है ना, शिक्षा उसको दे। ठीक है, चलिए बाकी थोड़ा फास्ट भी खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने विषयों को सुरक्षित और आरक्षित स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैत शासन की शुरुआत की? देखिए ये तो मैंने आपको बताया था, बताया तक नहीं बताया, देखिए रिपीट भी हुआ है। तो आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। बाकी इन सबको देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या था? इससे सवाल यह आता है, ध्यान रखिएगा कि विधायी परिषदों का इसमें क्या क्या विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव की स्टार्ट। तो ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, विधायी परिषदों का विस्तार, इन विधायी परिषदों क्या क्या इसमें बढ़ाया गया, इसको विधायी परिषदों का विस्तार प्लस में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए, यही एग्जैक्ट पॉइंट पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन रहता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का अगर बात करें तो आपको पता है कि भारत के जो संविधान है 2/3 संविधान में जितने भी बातें हैं 2/3 बातें जो हैं इसी से ली गई है 1935 से। ठीक है, 2/3 जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इसमें इसी से ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी कि 50% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें इससे और क्या क्वेश्चन आता है कि प्रांतीय स्वायत्तता, ध्यान रखिए, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता इसी में आया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी 1909 वाला आपको पता है कि पार्लियामेंटो सुधार मैंने आपको बता ही दिया ना, ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, अब थोड़ा स्पीड देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। कह रहा है कि भारत प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण भारत के संविधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी देखिए यहाँ पर सत्रों को क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है सत्रों को, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो बैठक हो रहा है उसके सत्रों क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो देखिए 87, 100 से 7, 100 से संबोधित, 87 में 7 है ना, 100 से 7, 100 से संबोधित, मैंने इसको इसी तरह से याद किया था। तो अनुच्छेद 87। बाकी अनुच्छेद 86 आपका क्या है? अनुच्छेद 86 आपका है
कि मतलब कि जो सदन का जो ये संबोधित करेंगे उसको क्या करेंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मैसेज भेजते हैं ना सदन को, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को मैसेज भेजते हैं उनके सदनों को। ये इसका अधिकार अनुच्छेद 86 में, ठीक है। अनुच्छेद 85 की अगर मैं बात करूँ, 85 है आपका लोकसभा भंग करने की शक्ति। लोकसभा भंग करने की शक्ति, ये आप कह सकते हैं सेशन को एंड करना। 17 है ना, उसको क्या करना, सेशन को एंड, 17 समाप्त करना, लोकसभा भंग करना, ये अनुच्छेद 85 में। 88 की बात करो, 88 में आपका जो है इसमें महान न्यायवादी के बारे में बताया गया। आपको पता है ना, अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान न्यायवादी जो है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, तो लेकिन वो फिर भी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और कुछ ना कुछ बोल सकता है ना। कौन, आपका महान न्यायवादी, अनुच्छेद 88, ठीक है ना, यही बात इसमें बोला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ मामलों में कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का वर्णन करता है। देखिए अनुच्छेद 108, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 जो है, अनुच्छेद 108 क्या करता है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन इसमें, ठीक है ना। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। बाकी इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 115 आपका क्या है, अनुच्छेद 115 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है, ये कह सकते हैं अतिरिक्त अनुदान। क्या है, अतिरिक्त अनुदान। मतलब मैं सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा वर्ड, अनुच्छेद 115 है कि जो आपका जब सरकार बजट तय करती है अपना, है ना, सरकार बजट तय करती है, उसमें जो पैसे खर्च करने का सोचती है ना, अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, बजट जो बजट में रखा गया अनुमान उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, या बजट में कुछ ऐसा चीज़ मतलब बोला ही नहीं गया कि बजट में हमें ये चीज़ नहीं करना है। सपोज अगर बजट में जो है 10 चीज़ करना, मान बजट में 10 चीज़ करना है, और जब बजट पास हो गया उसके बाद उसका मन हुआ, बजट मतलब सरकार का मन हुआ कि नहीं चलो ये चीज़ भी कर लेते हैं, और ये चीज़ बजट में मतलब 11वां चीज़ भी उसको करने का मन हो गया, ठीक है ना। सपोज रक्षा मंत्रालय, रक्षा क्षेत्र में कुछ काम करना है, जो कि वो रक्षा जो चीज़ काम करना है वो बात बजट में नहीं कही गई थी, लेकिन उसका करने का मन हो रहा है, तो पैसा घटेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का जो ये सब चीज़ें वर्णित है, ये आपका अनुच्छेद 115 में है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है, या जो बजट है या पैसा कम पड़ गया, है ना, या जो चीज़ नहीं सोचा था वो करने का मन कर गया, है ना, ये सब चीज़ें आपका अनुच्छेद 115 के अंतर्गत आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 104 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 104 जो आपका है ये संबंधित है किसे, देखिए अनुच्छेद 104 आपका मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अनुच्छेद 94 बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 94 जो आपका है, अनुच्छेद 94 आपका है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उसके इस्तीफे है ना, उसके पद खाली हो जा रहे हैं, ये सब बारे में अनुच्छेद 94 में। 104 का मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं अधिकतर लगभग सारा याद है अनुच्छेद मुझे, और संविधान संशोधन तो खैर कोई बात नहीं, 115 आप देख लेना, 94 मैंने आपको बता दी, 108 तो हो ही गया। नेक्स्ट बात करते फटाक से हम, किसी जिले में निम्नलिखित में से किस न्यायालय के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है, तो जिला का बोला, तो जिला में हाईएस्ट मतलब कौन होता है, कोर्ट, तो जिला न्यायालय होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी देता है। देखिए 25 से 28 क्या करता है, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। 23 से 24 क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। बाकी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है, ये आपका अनुच्छेद क्या है, ये क्या आपका 29 से 30, यही है ना। और बात करें संवैधानिक उपायों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32, कानून का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से हम, 24वां जो संवैधानिक संशोधन है, अधिनियम जो है 24वां संवैधानिक संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति प्रदान की, तो कौन सी शक्ति प्रदान की, मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन। देखिए ये आप सुने होंगे कि जो मतलब कि फंडामेंटल राइट में जो विवाद हुआ था ना, संबंधित जो विवाद है उसी के बारे में थोड़ा बताया, तो इसको लिख लीजिएगा। जो आपका सबसे पहले क्या आया था, गोलकनाथ, क्या आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, पंजाब को मैं शॉर्ट लिखता हूँ पीवी, और ये कब हुआ था 1967 में, 1967 में। इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा था, इस केस का संबंधी निर्णय क्या रहा था कि फंडामेंटल राइट में आप जो है यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो है, आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन आप नहीं कर सकते, संशोधन यानी कि संशोधन जो आप है नहीं कर सकते,
संशोधन नहीं कर सकते। वही फिर जो 24वां संविधान संशोधन आया CEA 1900 कब आया था, ये 1900 आपका 71 में आया था। कब आया था, 1971 में आया था। तो इसके तहत जो है ये बात बोली गई कि आर्टिकल 13 एवं 368 आर्टिकल 13 एवं 368 के तहत जो है हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन यानी कि संशोधन इसमें कर सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आपका आता है केशवानंद भारती वाला। कौन सा आता है, केशवानंद वर्सेस क्या आता है, केरल आता है। केशवानंद वर्सेस केरल आता है। और ये कब आया था, 1973 में। इसमें क्या निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट में आप क्या करो, संशोधन करो, लेकिन इसके मूल ढांचा में यानी फंडामेंटल राइट के मूल ढांचा में परिवर्तन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बता दिया। केशवानंद वाला में क्या था कि मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 24वां संविधान संशोधन में कि अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन कर सकते हैं, और गोलकनाथ वाला में 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सवाल हमारा था, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आपका है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक संविधान के प्रारंभ के पश्चात स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इसका विधिक परिणाम क्या होता है, तो सीधी सी बात है वो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो काफ़ी इजी है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है। मतलब संसद जो कानून बनाकर क्या करेगी, किसी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बनाएगी, हाई कोर्ट बनाएगी। तो अनुच्छेद ये 241 में है। अनुच्छेद 241 में क्या है कि संसद कानून बनाकर किसी स्पेशल यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बना सकती है। बाकी इन सबको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 क्या है, यूटी में राष्ट्रपति द्वारा, यूपी में केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन यानी कि वहाँ प्रशासन चलाना, और प्रशासन चलाने वहाँ क्या करते हैं, उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं या कोई प्रशासक नियुक्त करते हैं। ठीक है ना, और बात कर लेते हैं हम और आपका कौन सा है अनुच्छेद क्या आपका है 238 क्या है, 238 आपको पता है कि इसको रद्द कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 238 तो आपका क्या है, रद्द है। 240 आपका क्या है, 240 साथियों आपका है, 240 क्या है, 240 आपका है, हाँ ये आपका है 240 ये आपका कानून बनाने से संबंधित है। मतलब कि ये संसद से फ्री फ्रॉम है, राष्ट्रपति अलग से कानून बना सकता है वहाँ के लिए, कोई यूटी के लिए अलग से, ठीक है, राष्ट्रपति बना सकता है। ये अनुच्छेद 240 में है। ठीक है ना, तो खैर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये भी उसी तरह कुछ क्वेश्चन अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं सारा अनुच्छेद डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 341 देखिए, अनुच्छेद 341, 342 और इसमें क्या है 344, 330 सभी को हम देखते हैं। 341 जो अनुच्छेद है वो क्या है कि कोई भी जाति जो है सोच रहे कि हमें एससी में शामिल कर दो या हम एससी में आने के लिए लायक हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल से परामर्श करके उसको एससी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 341 में यानी एससी। और अनुच्छेद सेम यही बात एसटी के लिए अनुच्छेद 42 में 342 में, यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श लेके वो कर देगी नहीं ये एसटी में आने के शामिल होने के लायक है, तो 342 के साथ उसको एसटी में शामिल कर देगा। अनुच्छेद 344 जो है ये आपका क्या है, ये क्या है, ये मैं भूल गया, इसको देख लेना। अनुच्छेद 330 क्या है, अनुच्छेद 330 आपका है लोकसभा में, ये क्या आपका लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ठीक है ना, ये बात अब चलिए इस बात करते हैं। उद्देशिका मुख्यतः निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करती है। उद्देशिका किस रूप में कार्य करती है, ये इसको देखते हैं। देखिए पहला क्या दे रहा है कि विधि का परिवर्तनीय भाग, गलत, क्या दे रहा है, विधि का परिवर्तनीय भाग। देखिए उद्देशिका में मतलब कहने का मतलब है कि विधि का परिवर्तनीय भाग का मतलब हो गया कि आप जो है कोई भी न्याय है, मतलब कोई भी न्याय है उसको लागू करवाने के लिए आप जो है ना सीधे कोर्ट जा सकते हैं क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या है, गलत है, यानी कि न्याय संगत है ये। क्या आपका ये जो आपका है मतलब कि कहने का मतलब है कि कानून का जो परिवर्तनीय है वो लागू होने भाग्य नहीं है। ये चीज़ें क्या, ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, संविधान की एक अनुसूची,
तो ये मतलब उद्देशिका क्या है, संविधान की एक अनुसूची है क्या? नहीं, ये संविधान का परिचय है, उसकी प्रस्तावना है, अनुसूची थोड़ी ना है, गलत है। निर्वचन के लिए निर्वचन के लिए एक निर्देशांक सिद्धांत। देखिए, निर्वचन का मतलब निर्वाचन मत समझिए ना, निर्वचन का मतलब आप निर्वाचन मत समझिए, इसका मतलब होता है मतलब इसका मतलब कह सकते हैं आपकी कानून के लिए। निर्वचन का मतलब आपका क्या होता है, कानून की व्याख्या करना है ना, कानून के से संबंधित ये वर्ड है। आप इसको निर्वचन को निर्वाचन ना समझे तो सही बात है भाई, कि क्योंकि जब संविधान कोई मतलब कोई भी कह सकते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा है संविधान में, है ना, कुछ भी गलत हो जा रहा है, अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार कुछ गलत हो जा रहा है, या कोई भी मौलिक अधिकार से संबंधित रखिए कि मौलिक कर्तव्य को कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए आप कुछ जो है मतलब कि कोर्ट में कुछ मदद ले सकते हैं ना, उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं, यही आपका है। तो ये ऑप्शन आपका सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक वित्तीय दिशा निर्देश मतलब बजट से संबंधित, तो बजट का क्या लेना उद्देशिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए ये वही आपका सवाल हो गया, होगा कि नहीं हो गया। अच्छा, ये संबंधित आपका किसे 243 क्यू के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर पालिका स्तर को डैश के रूप में नियमित किया जाएगा, नगर पंचायत। देखिए मैंने शुरू में ही साल आपको बता दिया है, सर आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल बता दिया है, तो आप उसको देख लेना एक बार। भारत के संविधान के प्रारंभ में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो भाई 5 से 11, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो 89वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं 102वां संविधान संशोधन क्या है, क्या है ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है ना। 97 नंबर का आप जानते हैं क्या है, सहकारी समिति है ना, सहकारी समिति 2011, ठीक है ना। चले नेक्स्ट बात करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है, तो भाई अनुच्छेद 23 क्या है कि मानव तस्करी संबंधित है, ये आप जानते होंगे कि 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। चलिए मतलब कि 14 साल से जो कम बच्चे हैं उसका आप मानव तस्करी नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत, ये तो वही क्वेश्चन है ये तो वही क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका ना, ये कर लिया था रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। भारत संविधान, अच्छा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कर लिया था हमने, परिवर्तनीय वाला, हाँ ये देखते हैं। हाँ, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों की बोर्ड के नियमित चुनाव को अनिवार्य बनाता है, तो ये 243 का जेड का के, ठीक है। चलिए देखिए मुझे भी ये पूरा याद नहीं है, आपको पता है कि नगर पालिका में कहाँ से कहाँ तक आता है, 243 कहाँ से 243 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, तो मुझे भी पी जेड तक, पी से लेकर जेड तक, लेकिन जेड से लेकर जी तक मुझे भी याद नहीं है ना, तो खैर ये क्योंकि उतना याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार देखने से याद होगा। वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा और अन्य 4 सदस्य होंगे, ठीक ना। वित्त आयोग में जो क्वेश्चन मतलब नहीं लगता कि ज़्यादा उसको फास्ट ही खींचना, तो वीडियो फालतू को लंबा नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन आप जानते हैं 1992 में जो नगर पालिका उसमें 18 अनुसूची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा बोलते हैं इंग्लिश में ना, नालसा की स्थापना डैश के तहत की गई थी, तो नालसा की स्थापना जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना से मतलब क्या बनता है, मतलब किस चीज़ के लिए इसकी स्थापना की गई थी, आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 39 का ए बताया था क्या, कि राज्य क्या करेगा, जो गरीब लोग हैं उनको मतलब कि केस लड़ने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा, और उसको संपूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए, वो जो कानूनी सहायता संपूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए पूरा जोर
दे के उसको सही से यूज करवाने के लिए ये नालसा की स्थापना की गई थी। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से हटाकर किस में जोड़ा गया था? तो भाग 12 में जोड़ा गया था। आपको पता है कि भाग 12 जो आपका है, भाग 12 में क्या है? ये आपका वित्त संपत्ति और संविदाएं, इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है ना। तो ये भाग 13 की बात करें तो भाग 13 आपका क्या है कि भाग 13 आपका क्या है कि भारत क्या है? भारत के राज्य, यही है ना। भारत मैंने कई बार ये भारत संविधान के 22 भाग मैंने कई बार कराए हुए, अनुसूची कितना बार ये सब करा दिया मैंने। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, है ना, ये आपका टॉपिक है भाग 13 का। ठीक ना। भाग 10 में आप जानते हैं क्या है? SC/ST क्षेत्र है, SC/ST एरिया है। और भाग 11 क्या है? भाग 11 क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से हम, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस तरह से अन्य सरकारी समितियों से भिन्न है? ये तो कर ही दिए थे हमने। इसको ये भी कर लिया था ना, ये भी कर लिया था हमने, 39 का डी ये भी कर लिया था। ठीक है ना। हाँ, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में प्रत्यक्ष, अच्छा 106वां जो क्या है, ये आपका भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट अधिनियम 2023 में है। इसी को जो है, इसी संविधान संशोधन को जो है प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन कहा था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों का कितना अनुपात महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है? तो 1/3। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात कर, ये लेटेस्ट आपका संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्ष 2011 के संविधान 97, मतलब ये 97 के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 43 के 20 सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, ये मैं एनालिसिस में पिछले मतलब कुछ देर पहले किए हुए थे। ठीक है ना। बाकी ये बाकी सारे क्या है, सही है। इसमें पूछ रहा था 97 संविधान संशोधन के बारे में, तो ऑप्शन C 43 भी सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। ठीक है ना। चलिए बाकी ये सारा क्या है आपका सही ऑप्शन है, मतलब उसका अनुच्छेद के बारे में सही दिया गया, लेकिन इसमें पूछा था सहकारी समिति, तो 43 का बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान किस संशोधन ने दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया? इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनः नामित किया गया। तो 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से हम, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 47 आपका जो है, राज्य जो क्या है, राज्य व्यक्तियों का, हर एक व्यक्तियों क्या करे, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसके पोषण स्तर का ध्यान रखे, उसके जीवन प्रत्याशा का ध्यान रखे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर पर्यावरण संरक्षण क्या है, 48 का ए में है। ठीक है ना। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? कृषि एवं पशुपालन आपका अनुच्छेद 48 में है, और 48 के ए में है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से हम, कह रहे कि एल एम सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? संविधान के जीवनदायी प्रावधान माना जाता है। देखिए, एक आपको पता है कि 1986 में आया था एल.एम. सिंघवी समिति, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो क्या आया था? एल.एम. सिंघवी समिति आया था, जो क्या दावा करता था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, है ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस पर बहुत जोर दिया था इसने, एल.एम. सिंघवी समिति जो आई थी 1986 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, किस निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भैया सबको पता है अंग्रेजी का है, अंग्रेजी शामिल नहीं है, बाकी ये सब आपका शामिल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन के बारे में समझता है? तो चौथी अनुसूची। ठीक है। बाकी दूसरा अनुसूची पता है, दूसरा अनुसूची क्या है? वेतन से संबंधित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CGI वगैरह जो भी उसके वेतन से संबंधित है। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र सबको पता है। छठी अनुसूची क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में क्या है? ST
SC नहीं, ST का अलग से प्रशासन व्यवस्था है। अनुसूची 5 क्या, अनुसूची 5 क्या है, SC ST प्रशासन। अनुसूची 5 है SC ST प्रशासन जो ऑल इंडिया में है, लेकिन अनुसूची 6 जो है वो स्पेशल ST के लिए है, वो भी किस राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जीएसटी परिषद के निर्णयन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतदान शक्ति का वितरण कैसे होता है? तो केंद्र का 1/3, राज्य का 2/3। ठीक है ना। चलिए ये सबको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 100वां संविधान संशोधन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारतीय संघ की राजभाषा? तो संघ की राजभाषा आपको पता है कि अनुच्छेद भाग कितना हो जाएगा, भाग 17 आपका क्या है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित, और बाकी पता है आपको। ठीक है। चलिए चलो इसका मैं पूरा करा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार हम फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए है ना, फटाफट इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। चलिए भाग 1 में क्या आपका है, भाग 1 में पढ़िए फटाफट इसको। भाग 1 में संघ और उसका विषय है, अनुच्छेद 104 है। भाग 2 में क्या नागरिकता है, 5 से 11 है। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में और 51 का क सिर्फ इसमें अनुच्छेद है। भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित बातें हैं, अनुच्छेद 52 से 151 में। भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित बातें हैं, अनुच्छेद 152 से 237 में। नेक्स्ट बात करते हैं आप अनुच्छेद मतलब भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, 238 अनुच्छेद मैंने पहले बार बताया था आपको 7वीं संविधान संशोधन के तहत। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ये भी सारा अनुच्छेद मैं बता चुका हूँ आपको एनालिसिस में। भाग 8 की बात करें भाग 9 की बात करें तो पंचायत है, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ है। भाग 9 के कॉम बात करें, ये भी मैं बता चुका हूँ, नगर पालिका है, 243 पी से लेकर 243 जड़ जी तक है। भाग 9 के ख की बात करो, सहकारी समिति है, 243 जड़ एच से लेकर 243 जड़ टी तक है। भाग 10 SC ST क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा अभी जस्ट आया था। भाग 13 क्या है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे UPSC PCS एग्जाम आ गया। भाग 14 को क्या है, अधिकरण है। भाग 15 क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे SC ST का आरक्षण हो गया, OBC का। और भाग 17 क्या है, राजभाषा अभी आया था, 343 से लेकर 357 अनुच्छेद। और भाग 18 क्या है, आपात उपबंध है। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण है। भाग 20 क्या है, संविधान का संशोधन है। भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये 22 भाग मैंने आपको कराए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व अवकाश के प्रावधान का निवारण बनाता है? अनुच्छेद 42। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 41 क्या है, अनुच्छेद 41 है राइट टू वर्क यानी कि काम पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 क्या है कि भाई हमें जो काम मिला है वो काम करने का सही जगह पर हमको काम मिला है कि नहीं, उसको काम करने से मतलब वो काम करने से हम मेरा कोई दिक्कत तो हमको नहीं ना होगा, है ना। ये चीज़ आपका अनुच्छेद 42 में, तो वही है मानवीय कार्य परिस्थितियां मातृत्व अवकाश, है ना, अनुच्छेद 42। चलिए बाकी और सर बताए हुए हैं आपको हम। भारत में अधीनस्थ न्यायालय समग्र न्यायिक प्रणाली के किस प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं? मतलब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो किस तरह से पूरा मतलब न्यायिक प्रणाली में जुडिशियल सिस्टम में हेल्प करते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, सुगम, त्वरित और स्थानीय न्याय प्रदान करके क्या होता है कि ऑप्शन बी पढ़ते हैं, नए कानून अधिनियमित करके। नए कानून अधीनस्थ थोड़ी बनाएगा, विशेष रूप से अपील पर कार्रवाई करके नहीं। अपील उच्च न्यायपालिका में कानूनी शक्ति को केंद्रीकृत करके नहीं, उच्च न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है ना। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है। होता क्या है कि मतलब कि अगर जैसे कि मैं बात करूँ कैसे बात करूँ मैं आपको, जैसे कि कोई आपका मामला है, छोटा मोटा मामला है, कोई क्या छोटा मोटा मामला है, किसी का मर्डर कर दिया, केस कर दिया ना, उसका पूरा जो निपटारा है वो अधीनस्थ न्यायालय ही कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ऊपर वो मामला नहीं जाता है, तो ऊपर ही उच्च न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है, आसानी होता है, क्योंकि ये निपटा दे रहा है। अगर ये नहीं निपटा पाएगा तो ऊपर ये सब
मुकदमा चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा काम रहता है, ये सब करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुकदमे, तो छोटे छोटे मुकदमे का निपटारा यही कर लेता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सुगम, त्वरित और स्थानीय न्याय प्रदान करके जो है अधीनस्थ न्यायालय पूरे न्यायिक प्रणाली में न्यायिक प्रणाली के सिस्टम को बेहतर बनाता है। ठीक है ना, चलिए सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाहित गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार ये सही है। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान का 101वां संविधान संशोधन जीएसटी संबंधित था, जीएसटी से संबंधित था। ठीक है ना, उन मामलों में जहां वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है, जीएसटी पर कानून बनाने की अन्य शक्ति किसके पास है भाई, ये तो सीधी सी बात है, संसद के पास ही है ये सब शक्ति कानून बनाएंगे। ठीक है, कोई भी कानून बनाने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। तो ये आपका क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एनटीपीसी में कई बार ये सवाल आ चुके हैं। पिछला जो हुआ था आपका एनटीपीसी मेंस में भी ये सवाल आया हुआ था। ठीक है ना, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है बाकी बात करो, भारत सरकार अधिनियम 1858 को थोड़ा देख लेते हैं। इससे जो बार बार पूछे जाते हैं कि इसमें इस शासन अधिनियम के तहत जो है जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको छीन कर, यानी कि भारत के शासन से छीन कर ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या कर देगा, ब्रिटिश क्राउन, मतलब उनके रानी पूरा उसका मतलब पूरा हक हो गया ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है ना। और पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें 1784 में, इसमें क्या हमको देखने को मिला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पूछता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत, 1784 एक्ट के तहत। ठीक है ना। और ड्यूल कंट्रोल, द्वैध शासन, ड्यूल कंट्रोल भी जो है इसी में देखने को हमको मिला, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना। और बाकी चार्टर अधिनियम 1853 की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका सिविल सेवा में जो कंपटीशन एग्जाम होने लगा, सिविल सेवा में कंपटीशन एग्जाम होने लगा। ठीक है ना, तो इसके तहत, ठीक है ना, 1853। तो ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता हेतु लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र पूछ रहा है, तो 25 साल मैंने आपको बताया था। 21 वर्ष किसका होता है, पंचायत के सदस्य और नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए, पंचायत या नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए 21 साल चाहिए। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल। ठीक है ना। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति डैश के अंतर्गत बताया था शुरू में ही मैंने। सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है ना, मैंने पहले बताया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने नगर पालिकाओं के लिए जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति गठित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया था। यानी कि उसी के बारे में पूछ रहा है। तो 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, उसी से संबंधित आपका ये है। ठीक है ना। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 31। ठीक है ना, ये मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। बाकी ये सारे अनुच्छेद आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को सक्षम बनाने हेतु 103वां जो संविधान संशोधन आया था 2019 में, उनमें से कौन सा प्रावधान शामिल किए गए थे। तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 में। ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो हम डायरेक्ट यही पर, बाकी ये सब सही होंगे। किसी राज्य विधानमंडल की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, और यदि ऐसी आपूर्ति आयात निर्यात के दौरान होती थी। सही ऑप्शन सही है। ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है।
राज्य विधानमंडल व्यवसायों, व्यापारों, पैसों और राजगारों पर कर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, ये भी सही है। ये कह रहा है राज्य विधानमंडल विद्युत की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता, नहीं भाई लगा सकता है, ये कह रहा नहीं लगा सकता है ना, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है, संविधान के अंतर्गत किसी प्राधिकारी को संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है, स्वयं संसद, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, स्वयं संसद, स्वयं संसद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाक से। मार्च 2025 की तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र में कितने नए कार्य हैं, तो बता चुका हूं मैं कितने हैं भाई, 18 कार्य। अच्छा, पंचायत वाला में बोले तो पंचायत वाला में 29 कार्य है, नगर पालिका वाला में 18 है, ठीक है ना। तो नगर पालिका ही तो 12वीं अनुसूची में आता है, और पंचायत वाला कितना सूची में आता है, 11वां अनुसूची में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, तो असमिया इससे संबंधित नहीं है, असमिया इससे संबंधित जो आपका है नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या ही ज़्यादा दिमाग लगा, इसे करते हैं इसको कंप्लीट। ये देखिए नागरिकता से रिपीटेड है, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। भारतीय संविधान के प्रारंभ के बाद कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद भारतीय संसद को भारतीय नागरिकता के अर्जन और पर्यावरण पर्यवासन के संबंधित कानून बनाने का अधिकार, कहने का मतलब यह है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत, मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, वही क्वेश्चन था ये, और उसके सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है, तो नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्ति कौन प्रदान करता है, तो ये करता है आपका कौन सा अनुच्छेद 243X, 243 आपका कौन करता है, 243X करता है, ठीक है ना। चलिए तब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। बाकी अगर और देखिएगा अनुच्छेद 243 का जड़ भी क्या है, ये आपका संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा, ये संघ राज्य क्षेत्रों में भी नगर पालिका वाला जो चीज़ है उस वो भी लागू हो। और 243 पी की बात करें तो नगर पालिका की परिभाषा, पी से परिभाषा सिंपल हो गया, ठीक है ना। और 243 यू की बात करें तो ये कार्यकाल है नगर पालिकाओं का, है ना, 5 साल का होगा, ठीक है ना। यू क्या है, 243 का यू क्या हो गया, कार्यकाल, और बी जड़ भी आपका बता दिया था यूटी पर भी लागू हो। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई धनराशियां किस निधि पर प्रभावित की जाना चाहिए, तो संचित, भारत की संचित निधि, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल है, तो संघ सूची में कौन शामिल है, जो कि केंद्र के पास, जो केंद्र उस पर कानून बना सकता है सिर्फ, रक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता, ये सब, इस सब पर अगर कानून बनना चाहता है तो संघ बना सकता है, संसद बना सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से यानी किस संविधान संशोधन के अधिनियम बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 92 नंबर का 2003 में। देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक मैंने बताया था, बदमाश, क्या बताया था, बदमाश, बो से बोडो, दो से डोगरी, मो से मैथिली, सौ से संथाली, ठीक है ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितना नंबर का, 92 नंबर का जोड़ा गया था 2003 में। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। और 71वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें जोड़ा गया था नमक को, क्या जोड़ा गया था, नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वां संविधान 1992 में हुआ गया था, समझ पाए बात को। और 21वां जो 1967 में हुआ था, 21वां जो 1967 में, उसमें सिंधी को जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया, 21वां 1967 सिंधी में, सिंधी भाषा को, और 71वां नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 नंबर का 2003 में हुआ जो बदमाश याद रखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। चलिए ये मेरा खुद का ट्रिक था, ये भी रिपीट हो चुका है वित्त आयोग वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये रिपीट नहीं हुआ है क्या, पढ़ लेते हैं शायद,
नहीं रिपीट, दूसरा क्वेश्चन था ना, पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में क्या सही है? यह एक अर्ध न्यायिक आय, बिल्कुल सही बात है। यह क्या अर्ध न्यायिक आय, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही बात है। यह अनुच्छेद 280 संबंधित सही है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया, ये भी सही है। इसका गठन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, नहीं भाई 6 वर्ष के बाद नहीं किया जाता है, इसका गठन जो है 5 वर्ष बाद किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 गलत है, केवल 1 2 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते फटाक से। कैट का स्थापना जो है, कैट का स्थापना पूछ रहा है, कैट का स्थापना जो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो प्रशासनिक अधिकरण नियम अधिनियम 1985। देखिए कैट का जो काम है ना, अभी सुने होंगे कि कोई भी सरकारी भर्ती है ना, उस पर मतलब कहीं केस हो गया, कोई विद्यार्थी केस कर दिया, रूल के खिलाफ वैकेंसी निकाल दिया, मतलब जो बोला था उसमें कुछ, अभी ग्रुप डी वाला क्या हुआ था कि बोला था पहले क्या कि ITI उसमें लगेगा और बाद में ITI हटा दिया गया, तो स्टूडेंट ने केस किया। तो इन सब चीज़ों का, इन भर्तियों का निपटारा जो है फाइनल दिशा निर्देश कौन देगा? तो कैट देगा, ठीक ना। तो वही कैट का काम होता है, कोई भी सरकारी वैकेंसी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी के प्रशासकों को क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं भाई उपराज्यपाल कहते हैं, जो कि राज्यपाल ही यानी कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं इसका? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनका, एक तरह से प्रशासक के रूप में। अनुच्छेद 239 याद है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो रिपीटेड हो गया है। लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले राष्ट्रपति किसके साथ परामर्श करने के पश्चात क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 39 क्या है? कौन सा उद्देश्य निम्नलिखित है? पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। चलिए, हालांकि अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो 39 का डी मारिएगा ना, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो 39 का अगर डी रहेगा ना तो ये मारिएगा, ठीक ना, अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991 के लागू होने की तिथि से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया। तो अनुच्छेद 239 का ए। ये सब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, इसलिए, और ये सब रिपीट होगा क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कर लीजिए। भारतीय संविधान में किस संविधान उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष है ना, ये सब किस में जोड़ा गया? मतलब किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है ना। चलिए बाकी 44वां संशोधन जानते हैं है ना, संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 में जोड़ दिया गया। 26वां संशोधन 1971 प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रथम संशोधन 1951 जानबे करते हैं आप, ठीक है ना। भारत में मंत्रिमंडल मंत्रियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब मंत्रिमंडल मंत्रियों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये गृह, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, मतलब कि मंत्रिमंडल मंत्रियों की बात बता रहा है, जो कि मतलब क्या होते हैं? गृह, रक्षा और वित्त मंत्रालय से क्या इसी के प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सारा ऑप्शन गलत है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये मंत्रिमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते। कैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ये नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं होते। भाई असली फैसला तो वहीं से सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो कैसे नहीं लेंगे, है ना। तो ये खैर गलत है, ऑप्शन डी सही है। कुछ क्वेश्चन होता है जो कि आप खुद कॉमन सेंस ला के बना सकते हैं ना, पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चन वही था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ये मिलान करने लग गया। तो देखो भाई, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। अनुच्छेद 43 का ए उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सही है। 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सही है। अनुच्छेद 41 क्या है? काम पाने का अधिकार है, यही पर है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है? न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व अवकाश के लिए प्रावधान। ये जो बोल रहा है ये अनुच्छेद 42 में है, तो यही हमारा गलत होगा, लेकिन ये 41 में दे दिया। तो अनुच्छेद मतलब ये जो बात बोला गया अनुच्छेद 42 का बात है, ठीक है ना, मैंने कराया हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब खत्म ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? तो जनहित। क्या है? जनहित नहीं है, ठीक है ना। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट, अभी जस्ट कैट के बारे में बताए थे ना, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कैट के बारे में क्या सही नहीं है? यह लोक सेवक
की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। रक्षा बलों के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और संसदीय कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, नहीं, ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। कैट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है, नहीं। कैट के सदस्यों की नियुक्ति जो है यूपीएससी पहले उसको चुनता है, फिर उसको जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, यानी कि उसको नियुक्ति करवाता है, शपथ नहीं नियुक्ति करवाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली ई लोक अदालत किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 2020 में। कब? 2020 में। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति किसको है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। लोकसभा या राज्यसभा विधान, ये तो रिपीटेड हो गया ना, बहुत रिपीट है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटकर 1 महीने कर दी गई? तो अनुच्छेद मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री में क्या अंतर? देखिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, इनको कोई छोटा सा मंत्रालय दे दिया, आयुष मंत्रालय, जल मंत्रालय है ना, पंचायती राज मंत्रालय, ये सब दे दिया जाता है, और ये इसके खुद मालिक होते हैं, किसी का अधीन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अधीन वैसे राज्य कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय के ये खुद मालिक होते हैं, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकता है, यानी कि इसको जो मंत्रालय देगा उसका वो नेतृत्व करेगा, ठीक है ना। बाकी इसके मंत्रालय से संबंधित कुछ बात होगा तो इसको बैठक में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए फिर से वही संबंध क्वेश्चन आ गया 243Y, तो नगर पालिका संबंधित है, किससे संबंधित है? नगर पालिका। लेकिन नगर पालिका में भी क्या, भारतीय संविधान के अनुसार 243Y के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध अपनी अनुशंसा किससे प्रस्तुत करता है? तो राज्य के राज्यपाल से, ठीक है ना। तो खैर ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया आपका, कैसा लगा